नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ समय बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिल में क्या है। ऐसा है कि हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर की बात ज़रूर होती है। इस चुनाव में उतनी नहीं हुई, क्योंकि सब लोग ये मानकर चल रहे थे, और जो कि सही भी है, कि मुसलमान मतदाता मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या मुसलमानों के मन में कुछ और भी चल रहा है? उससे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिल में क्या है। तो ज़रा कुछ तथ्यों पर पहले गौर कर लें। मुसलमानों को लगातार डराया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आप दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे, आपके खिलाफ अत्याचार होगा, हिंसा होगी, कुछ भी हो सकता है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सब बातें पिछले 70-75 साल से मुसलमान सुन रहे हैं, और इस डर से, इस खौफ से कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, वो हर बार उस पार्टी को वोट देते हैं जो बीजेपी से लड़ती हुई या बीजेपी को हराती हुई उनको नज़र आती है। पार्टी से शुरू करते हैं, उम्मीदवार तक आते हैं कि पार्टी का तो समर्थन है कि ये बड़ी पार्टी है, ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है मजबूती से, लेकिन उम्मीदवार को भी देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार, अगर स्थानीय स्तर पर कोई निर्दलीय हो या दूसरी पार्टी का हो, जो मुख्य प्रतिद्वंदी ना हो बीजेपी की, उसका उम्मीदवार अगर मजबूती से लड़ रहा है तो उसको वोट देते हैं। उस कैलकुलेशन में जब गलती होती है तो मामला उलट जाता है, तब वोट का बंटवारा हो जाता है। लेकिन ये चुनाव विशेष परिस्थिति में हो रहा है। इस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में इससे पहले नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का संविधान बनने के बाद से जिसमें पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार रही, और योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व का आइकन माने जाते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद मुसलमानों के साथ क्या हुआ? 5 साल में, पूरे 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगने की स्थिति आई हो। सांप्रदायिक तनाव है या सांप्रदायिक सौहार्द है? सांप्रदायिक स्तर पर लोगों में मनमुटाव है, रोष है, या झगड़े की नौबत है, दंगे की नौबत है? ये सारे सवाल उठते हैं जब कर्फ्यू लगता है। वो बता देता है कि सांप्रदायिक माहौल जो है वो गर्म है। वो एक तरह से बैरोमीटर है या थर्मामीटर है जो बताता है कि किसी इलाके में या प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल किस तरह का है। पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा, यानी सांप्रदायिक माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहा। दंगा कब हुआ? जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2013 में। दंगे में किस पक्ष से कितने मारे गए, कितने घायल हुए, इसका हिसाब छोड़ दें, नुकसान दोनों पक्षों का हुआ। तो मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में पहली बार कर्फ्यू मुक्त 5 साल देखे, और दंगा मुक्त भी। और उसके अलावा ये जो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा है लाभार्थी वर्ग की, उस लाभार्थी वर्ग के सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हैं। और पहली बार ये हुआ है कि बिना भेदभाव के एक ऐसी सरकार ने, जिसके बारे में उनको बताया गया था कि ये उनके हितों का पर कुठाराघात करती है, ये ऐसी पार्टी है, ये इसकी सरकार आएगी तो ऐसा होगा कि मुसलमानों को हर सुविधा से वंचित रखा जाएगा। उस पार्टी की सरकार ने, जिस पार्टी के नेता, जो उसके मुखिया हैं, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके बारे में प्रचारित किया गया कि ये मुस्लिम विरोधी है। हालांकि जो लोग गोरक्षनाथ पीठ को जानते हैं, मंदिर को जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, परंपरा को जानते हैं, वो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया। उनके राज में किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ। जो सरकारी योजनाएं बनी, उनका लाभ जिस हिसाब से, जो क्राइटेरिया बना था, उस हिसाब से ये देखे बिना कि ये हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, या किसी और समुदाय से आता है, इसका कोई विचार नहीं हुआ। इस चुनाव में पहली बार
असदुद्दीन ओवैसी ज़ोर शोर से उतरे। उनको कोई सीट नहीं मिलने वाली, मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से उनको कोई सीट नहीं मिलने वाली, उनको बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं मिलने वाले। लेकिन मुसलमानों के मन में एक बात चल रही है, बल्कि कहें कि ओवैसी ने इस बात को बिठा दिया है कि कब तक सपा बसपा और कांग्रेस की गुलामी करोगे। तुम्हारी आबादी 19% से ज़्यादा है 2011 के सेंसस के मुताबिक, अब हो सकता है 20 या 21% हो। इसके बावजूद जो 2%, 3%, 4% वाले हैं, वो चाहे राजभर समुदाय के हों, निषाद समुदाय के हों, या उससे भी ज़्यादा 9% से ऊपर के जो यादव समुदाय है, जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, उससे भी दुगने पर हो तुम, तब भी तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें न तो नेतृत्व में हिस्सेदारी मिलती है, न तो सरकार में उस तरह से हिस्सेदारी मिलती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या सरकारी नौकरियों में 2% है, जबकि ज़्यादातर समय राज्य में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रही है, जो दावा करती हैं कि वो मुसलमानों के हित की रक्षक है। इन पार्टियों ने, इनकी सरकारों ने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये सवाल ओवैसी पूछ रहे हैं कि मिला क्या, दिया क्या आपको? इतनी बड़ी संख्या होकर हम कुछ नहीं कर पाते, और हमारी एक चौथाई संख्या वाले या उससे भी कम वाले, वो हिस्से वाले, वो लोग बार्गेन करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, उनका नेता बनता है। वो 2%, 3% पर अपना नेता बनाने में कामयाब होते हैं, तुम 20% पे भी अपना नेता नहीं बना पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब तथ्य बताने के बाद कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है या भविष्य में वोट देगा, ये मुझे मालूम नहीं है, इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन उनके मन में ज़रूर ये जो लाभार्थी वर्ग का जो फैक्टर है इस चुनाव में, उसने उनको सोचने पर मजबूर किया है कि अगर हम अपने समुदाय में अलग अलग खित्ते का अगर एक नेता बनाएं तो हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। हम सभी पार्टियों से बार्गेन कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं, उनसे सत्ता में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, उनसे नेतृत्व में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, उनसे प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 82 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां मुसलमान मतदाता तय कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके बावजूद उसका प्रतिनिधित्व लगातार गिरता जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों को समझा दिया गया है और उन्होंने समझ लिया है कि हमको तो हर हाल में बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। तो जो पार्टी बीजेपी को हराती हुई नज़र आए, वो हमारे लिए कुछ करे न करे, उसी को वोट देना है। और इसी भ्रम को, इसी जो है मुगालते को कि हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा, मोदी ने 2014 में तोड़ दिया। ये जो वीटो था मुस्लिम वोट का, वो टूट गया है। तो पता चल गया कि अब वीटो तो नहीं चलने वाला, वीटो से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओवैसी ने जो इस चुनाव में किया है, सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर ये कह रही हैं कि वो वोट कटवा है, वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं, मुस्लिम वोटों में बंटवारा करने आए हैं। हर छोटी पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है, ओवैसी के लिए खास तौर से इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज एकमुश्त वोट करता है किसी एक पार्टी के पक्ष में, चुनाव दर चुनाव ये बदल भी सकता है। तो इसकी वजह से ओवैसी के बारे में ये बात कही जा रही है। ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी। वोट मतलब नहीं मिलेगा से मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो उनकी अपेक्षा होगी उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। सीट भी मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगी। लेकिन मुसलमानों के मन में एक सवाल उन्होंने उठा दिया, एक शंका, एक जो है मुद्दा उठा दिया है कि भाई कब तक गुलामी करोगे, क्यों नहीं अपना नेता बनाते हो। और ओवैसी का ये अभियान इस चुनाव में उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुसलमानों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि उनको 75 साल में इस नीति पर चलकर, जिस पर वो चल रहे हैं, हासिल क्या हुआ। इन पार्टियों ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, ये मानकर इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को मालूम है कि मुसलमान और कहीं जा ही नहीं सकता, जाएगा कहाँ।
इसलिए वो मुसलमान की बात भी नहीं कर रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या उससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों की कोई बात नहीं की। वो इसलिए कि उनको मालूम है कि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। अगर उनको बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है। तो ये उनकी मजबूरी है। ये स्थिति उनके सामने प्रारब्ध के रूप में जो है पेश की जा रही है। यही नियति है तुम्हारी कि जो बीजेपी को हरा रहा है और समाजवादी पार्टी कह रही कि हम ही हराने की स्थिति में हैं तो हम ही को वोट दीजिए। और अगर फिर हार जाएगी, जो कि हारना है समाजवादी पार्टी को, फिर क्या होगा? तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो पार्टी, जो सरकार आपको सब कुछ दे रही है उसका आपने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये जनतंत्र है, आप किसको वोट दें किसको न दें ये आपका अधिकार है। लेकिन उस पार्टी के विरोध का कोई आधार नहीं बचा है। ये जो कहा जाता था कि बीजेपी तो अभी थोड़े समय के लिए थी, 5 साल के लिए आएगी और अगर स्पष्ट बहुमत से आएगी तब उसका असली रंग देखिएगा, तो असली रंग तो बीजेपी ने दिखाया। किसी एक भी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं किया, गुंडे और बदमाशों माफिया को छोड़ दीजिए। तो ऐसे में आम मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उसके जीवन स्तर में जो सुधार आया है, वो पहली बार एक बीजेपी की सरकार के कारण आया है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति एक नई करवट लेने वाली है। फिर कह रहा हूँ, भाजपा की तरफ नहीं मुसलमान आ जाएगा, ये निष्कर्ष नहीं निकालने को कह रहा हूँ, लेकिन मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति की, आज़ादी की घोषणा कर सकता है। और ये घोषणा पहले होगा विद्रोह किसके खिलाफ? जो मुसलमानों में एलीट है उसके खिलाफ। इन पार्टियों से ज़्यादा इस एलीट वर्ग ने, ये जो संभ्रांत वर्ग है, इसने इस समुदाय को, अपने ही भाइयों को एक तरह से गुलाम बना कर रखा। इनकी सौदेबाजी ये करते हैं कि हमें आप ये दीजिए, हमें ये सुविधा दीजिए, हमें राज्यसभा में भेजिए, लोकसभा में भेजिए, हमें पद दीजिए, मंत्री बनाइए, हम मुसलमानों का वोट आपको दिलाएंगे। उस गुलामी से मुक्ति की ओर शुरुआत ये हो सकती है। ओवैसी की ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी अगर वो मुसलमानों को ये समझाने में कामयाब रहे। और आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में जो स्थिति है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो मुसलमान जिस तरह से बोल रहे, मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी नहीं सुना कि मुसलमान मतदाता कैमरे पर आकर बीजेपी की किसी नेता, सरकार या मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हो। वो वोट देंगे ये मैं नहीं मान रहा हूँ, दे भी सकते हैं, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं देंगे, लेकिन इस तरह से खुलकर सामने कैमरे पर आकर बोलना, और इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम महिलाएं जिनसे आप कभी बात कर ही नहीं सकते थे, वो कैमरे पर आकर बोलने को तैयार है। तो ये बदलाव है मुस्लिम राजनीति में, मुस्लिम साइकी में, पॉलिटिकल साइकी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बदलाव का संकेत है। और इस पूरे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को एक भी सीट भले न मिले, वोट ज़्यादा भले न मिले, लेकिन ज़्यादातर, हर मुसलमान तो नहीं कह सकता, ज़्यादातर मुसलमानों की उंगली साइकिल के बटन पे गई, लेकिन उनके दिल में ओवैसी है। उनको लग रहा है कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो 70-72 साल का की जकड़न है, जो जिस खांचे में उनको एक फिट कर दिया गया है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। उससे एक चुनाव में ऐसे बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन इस चुनाव के बाद अगले 5 साल जब बीजेपी की सरकार फिर उनको दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त जो है प्रदेश देगी, उनके विकास का काम करेगी, उनकी शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके लिए घर, मकान, शौचालय, बिजली ये मुहैया कराएगी, तब उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो चला आ रहा था कि आंख बंद करके बीजेपी का विरोध करना है, वो राजनीति खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। तो ओवैसी का इस चुनाव में सबसे बड़ा योगदान होगा
कि वो मुस्लिम साइकी में बदलाव लाने में या कम से कम ये बीजारोपण इसका करने में वो कामयाब रहे हैं। अब उस आगे निर्भर करता है कि वो कितना इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लौटकर आते हैं कि नहीं आते हैं, किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप मानकर चलिए मेरे हिसाब से 10 मार्च के बाद राजनीतिक रूप से मुसलमान जिस तरह से सोचता था उससे अलग सोचने की शुरुआत होने जा रही है और मुस्लिम राजनीति में बड़े बदलाव की आहट तो दिखाई दे रही, सुनाई दे रही। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।